ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने विषय में बता दूं। मेरा नाम है डाइटिशियन रिजुता दे। बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन हूँ। वेस्टीज में एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ। आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स लेकर के आते हैं, हेल्थ वर्कशॉप, वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप, और इसके साथ साथ हम आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस लेकर के आते हैं जिसमें कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देते हैं आपके वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में। और इसी कड़ी के तहत मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी अस्थमा के लिए सेशन को करने के लिए। सो आज मैं आपके लिए अस्थमा का सेशन लेकर के आई हूँ। इसमें हम अस्थमा को क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। एक वीडियो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जिसमें कि आप बहुत बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली अस्थमा की प्रॉब्लम होती क्यों है। राइट। सो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अस्थमा की अगर हम बात करें तो ये एक कॉमन क्रोनिक लंग डिजीज है जो कि बेसिकली ब्रोंकियल ट्यूब्स, एयरवेज में के इन्फ्लेमेशन की वजह से यानी सूजन की वजह से होती है। राइट। ये एक्चुअली एक ओवरऑल कई सारी चीजों का मिश्रण हो सकता है, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कहते हैं, सीओपीडी भी कई बार इसे कहा जाता है। एक्चुअली अस्थमा क्या है? सिम्टम है। बेसिकली अस्थमा बहुत सारी चीजों से हो सकता है। जैसे कि अगर आपके आसपास जानवर हैं सो उनके बालों से या उनसे होने वाली एलर्जी की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है तो भी अस्थमा जो है वो हो सकता है, या अस्थमा जैसी ट्रिगर हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। और हम सबको पता है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी दबी हुई बीमारियां भी उभर सकती हैं। राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप तनाव मत लें। आप खुद देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब कोई बहुत स्ट्रेस में रहता है या कोई बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा रोने लगता है तो क्या होता है, उसको श्वास लेने में भी दिक्कतें होने लगती हैं, ऐसे श्वास चलने लगती है। यस और नो? आपने ऑब्जर्व किया है इस चीज को कभी? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। राइट। बहुत ज्यादा रो लिया है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो भी अचानक से जो है श्वास लेने में दिक्कतें आने लगती हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल। ये जरूरी नहीं है कि ये अस्थमा की ही चीजें हो वो कर रहा हूँ, लेकिन श्वास लेने में दिक्कत आने लगती है। ओके, सो बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री कर रहे हैं। कई सारी दवाइयां हैं जो इस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, उनकी वजह से हो सकती है ये चीजें। इसके अलावा डस्ट की एलर्जी बहुत कॉमन इस समय में। पिछले अगर मैं बात करूं लास्ट 1 वीक में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। मैम डस्ट की एलर्जी है, हम क्या दे सकते हैं? मैम श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है, मैम साइनस की प्रॉब्लम है। भाई बहुत सारी क्वेरी जो हैं वो आ रही हैं रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। सो डस्ट की भी एलर्जी कई लोगों की होती है। थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी में अगर वो चले गए या डस्ट इनहेल कर लिया तो क्या होता है, उन्हें श्वास लेने में दिक्कतें होने लगती हैं, बहुत ज्यादा छींकें आने लगेंगी, श्वास प्रॉपरली नहीं लगेंगे, कंजेशन हो सकता है, एंड प्लेंटी ऑफ अदर इश्यूज। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आज बहुत मेजर कारण बन चुका है अस्थमा की प्रॉब्लम का। अगर मैं बात करूं तो भारत में भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व के 6 सबसे बड़े शहर जो पोल्यूटेड हैं वो एक्चुअली भारत में। पूरे विश्व के जो 6 सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, टॉप 10 की लिस्ट में बात करें, 6 सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले जो शहर हैं वो भारत में है। एयर पोल्यूशन दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब बच्चों के आप देखेंगे कि 5 साल तक की उम्र तक उन्हें ये श्वास रिलेटेड दिक्कत होती है, जिसके लिए उन्हें नेबुलाइजेशन कराना पड़ता है, कंजेशन बार बार हो जाता है, कई बार सीवियर इतनी हो जाती है सिचुएशन कि उन्हें एडमिट तक भी करना पड़ जाता है। होता है ये चीजें। राइट। और डॉक्टर उसका रीजन क्या बताते हैं? ऑब्वियसली हमारा एटमॉस्फेयर। एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। लंग रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। राइट। इसके अलावा स्मोकिंग, ऑब्वियसली धूम्रपान करते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं आप जहाँ पे धूम्रपान का धुआं होता है, आपके लंग्स पे इम्पेक्ट करता है। जेनेटिक फैक्टर, जीन्स में होता है। अगर कई लोगों को अस्थमा जो है फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको भी हो सकता है।
राइट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये पिछले 2 सालों से हम झेल रहे हैं। ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको हम पिछले 2 सालों से, मैं यही कहूंगी कि हम झेल रहे हैं, क्योंकि शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसने अपने किसी जानने वाले को इन 2 सालों में ना खोया। शायद ही कोई ऐसा हो जो यहाँ पे जितने लोग हैं वो ये कह सके नहीं हमने तो किसी को, किसी भी जानने वाले को नहीं खोया, है ना? यस और नो? पिछले 2 सालों में वो कहते हैं ना लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कौन सा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन? किसकी बात कर रही हूँ मैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमें से कोई नहीं ऐसा होगा जिसने अपनी किसी लव वन को या किसी जानने वाले को इस में नहीं खोया या फिर प्रॉब्लम को नहीं फेस किया हुआ। किस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके तो बताइए। किसकी बात कर रही हूँ, किस इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ? यस रेखा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोविड। कोविड भी क्या कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी पे ही, सिस्टम पे ही अफेक्ट डाल रहा है, राइट? यस, सार्स कोविड 2, यस डॉक्टर संदीप सिंह, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? जिसने हमारी जिंदगी पूरी अपसाइड डाउन कर दी है, चेंज कर दी है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसके अलावा कई फूड और बेवरेजेस की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, अस्थमा के अटैक आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों को पीनट्स की एलर्जी होती है, मूंगफली की एलर्जी होती है, या मशरूम की एलर्जी होती है, राइट? सो सर्टेन एलर्जेंस भी खाने से एलर्जी हो सकती है, खाने या किसी चीज से पीने से एलर्जी होती है। कई लोगों को दही की एलर्जी होती है, मैम हम दही खा लेते हैं तो हमें जो है कंजेशन हो जाता है, हमें सूट नहीं करता, सुना होगा आपने जरूर, राइट? तो सही कई सारे ऐसे खाने भी हैं जिसकी वजह से सम फूड्स एंड बेवरेजेस दैट कैन कॉज अस्थमा। साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है, तेजी तेजी से आपको श्वास लेना पड़ता है, ऐसे कस कस के आपको श्वास लेना पड़ता है, श्वास लेने में दिक्कत आने लगती है आप लोगों को, राइट? श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके साथ साथ ड्राई कफ, सूखी खांसी हो सकती है, राइट? सूखी खांसी हो सकती है। इसके अलावा नाइट कॉफ, रात में जब आप लेटते हैं या सोते हैं तो बहुत ज्यादा खांसी आती है एक्सट्रीमली, जिसकी वजह से प्रॉपरली सो भी नहीं पाते हैं, राइट? इसके अलावा विजिंग, सीटीसी आवाज आ रही होती है, राइट? सीटीसी आवाज आ रही होती है। आप खासतौर से बच्चों को आप ऑब्जर्व करोगे, बड़ों में तो ये प्रॉब्लम होती ही है ऑब्वियसली, बच्चों में आपने ये सीटी वाली आवाज खासतौर से गौर करी होगी कि अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही होती है, राइट? इसके अलावा चेस्ट पेन, सीने में दर्द की शिकायत कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारे श्वास जब हम लेते हैं नाक के द्वारा, वो हमारे एयरवेज से होते हुए जाता है। वहां पर अगर एयरवेज नॉर्मल है तो वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अगर अस्थमा का सिम्टम है तो क्या होने लगेगा, ये जो मसल्स हैं वो टाइट होने लगेंगी, एयर फ्ले जो वॉल है उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। अभी हम वीडियो देखेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। आप परेशान मत हो इस चीज के लिए। सचिन जी, मेरी स्क्रीन ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, प्लीज और मत करिए, राइट? ओके परफेक्ट। सो इसको हम और बेहतर तरीके से देखेंगे, लेकिन आप ये दो एयरवेज का कंपैरिजन देख सकते हो, राइट? आप इसको आसानी से इस तरह से समझो जैसे कि पाइप है आपके घर में कोई, है ना? पाइप क्या करता है, पानी लेकर के जाता है, लेकिन अगर वही पाइप खराब हो जाए, अंदर से सिकुड़ जाए तो क्या होगा? प्रेशर उतना ही जाएगा, प्रेशर उतना ही जाएगा। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, पानी उतनी ही तरीके से फ्लो करेगा। जस्ट सिंपल इमेजिन आपके घर में कोई पाइप है, राइट? और वो अंदर से सिकुड़ गया है, तो क्या होगा? प्रेशर पानी का उतना ही रहेगा, पानी उतनी तेजी से जाएगा, फ्लो प्रॉपर होगा नहीं, राइट? सेम यही चीज हो रही है, ये एयरवेज क्या कर रहे हैं, ये एयरवेज एयर को लेकर के जा रहे हैं, राइट?
आपके लंग्स में एयर को लेकर जा रहा है। लेकिन अगर ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ये सिकुड़ रहे हैं, तो अस्थमा के सिम्टम्स के दौरान एक्चुअली ये सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से एयर प्रॉपर फ्लो नहीं करती। राइट, क्लियर? आप इन दोनों को देख सकते हैं, नॉर्मल एयरवेज और अस्थमा के दौरान क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कहाँ पर दिक्कत आ रही होगी। ये क्रॉस सेक्शन देखिए, अगर हम उसको कट करें तो कितना स्मूथ सा, अंदर से गोल सा छल्ला सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वही उसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि म्यूकस जो है वो आपके जम गया है, राइट, और मसल्स जो है एयर वॉल की वो थिक हो जा रही है, म्यूकस जिसे आप कफ कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं, साधारण भाषा में, तो कहते हैं कफ झड़ना बहुत जरूरी है। कफ झड़ जाता है तो आपको आराम आ जाता है। राइट, क्लियर? ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए, नॉर्मल एयरवेज और अस्थमा के दौरान किस तरीके से एयरवे में चेंज आ रहा है, ये क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। ओके, थैंक यू रेखा जी, मेनका जी, अतुल जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, आपको ये क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल लाइनिंग एयरवेज की कैसी दिख रही है? मसल रिलैक्स्ड है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अस्थमा में क्या हो रही है, यही मसल टाइट होने लगती है, जो अंदर की लाइनिंग है वो जो है सूजन होने लगती है और म्यूकस की लेयर जमने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर जो है वो फ्लो नहीं कर पाती। राइट, सो अस्थमा के केस में आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें अस्थमा के इंसिडेंट की, तो लगभग 25 लाख इंडियंस हर साल इसके इफेक्ट होते हैं, और जो कि 50% रेट से बढ़ रहा है। और खास तौर से अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 30% उनमें ज्यादा प्रिवलेंस रेट रहता है इन कंपैरिजन टू मेल। राइट, सो बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर काम करना, क्योंकि आज लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी रिसेंट में मैं एक शेर पढ़ रही थी, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि जिंदगी भर हम दिल की बातें करते रहे गालिब, जिंदगी भर हम दिल की बातें रहे गालिब, कमाल तो ये फेफड़ा कर गया। राइट, सो इस ड्यूरेशन में हमें समझ में आया कि हमारे लंग्स जो हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बात करते हैं हार्ट हेल्थी, लेकिन हमेशा भूल जाते हैं कि लंग्स का ख्याल करना कितना ज्यादा है ना। सो इस कोविड में जो है हमें ये चीज समझ में आई कि हार्ट जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा लंग्स है, और उसका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आगे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने कहाँ से निकाला है? ये वीडियो मैंने आपके लिए यूट्यूब से ही निकाला है, जिससे कि आप बहुत बेहतर तरीके से इस अस्थमा की प्रॉब्लम को समझ सके। राइट, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी इसे आसान लैंग्वेज में, जिससे कि आप आसानी से इसको और बेहतर तरीके से समझ पाइए। राइट, सो ये वीडियो मैंने यूट्यूब से ही निकाला है, और मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगी इस वीडियो का लिंक, जिसे आप बाद में भी देख सकिए, पर अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। Asthma is a lung disease that inflames and narrows your airways. Normally, as you inhale, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries. Then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli. ओके, सो अभी मैंने वीडियो को रोका है जस्ट टू कंफर्म कि आप लोगों को वीडियो की वॉइस आ रही है या नहीं। जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, आप लोगों को वीडियो की वॉइस आ रही है? यस और नो? वीडियो की वॉइस क्लियर है?
अभी मैंने वीडियो को रोका हुआ है जस्ट टू कंफर्म कि आप लोगों को वॉइस आ रही थी या नहीं. ओके, आ रही थी. वेरी गुड, परफेक्ट. तो चलिए इस वीडियो को फिर से हम देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी. So that your lungs can get rid of it when you exhale. Your bronchioles expand when the air is warm, moist, and free of irritants and allergy-causing substances called allergens. When air is cold or dry or contains irritants or allergens, your bronchioles contract. If you have asthma, your airways are frequently inflamed and swollen. Certain substances can cause your inflamed airways to overreact even more, resulting in an asthma attack. Triggers of asthma attacks are slightly different for everyone, but usually include outdoor irritants and allergens, such as pollen, smoke, pollution, and cold weather. Indoor irritants and allergens, such as mold, pet dander, dust mites, and cockroach droppings. Food allergens, such as fish, shellfish, eggs, peanuts, and soy. And conditions such as respiratory infections, stress, strong emotions, and exercise. The symptoms of an asthma attack include coughing, wheezing, shortness of breath, and tightness in your chest. During an asthma attack, also known as a bronchospasm, the muscles around your airways tighten and the airway wall becomes. ओके, सो अभी मैंने वीडियो रोका है क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें आपके लिए हो जाती तो आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो जाते. पहले इतना जितना हमने वीडियो देखा है पहले मुझसे समझने की कोशिश करें. यस और नो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए. जितना अभी तक हमने वीडियो देखा है मुझसे समझने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़े. राइट? ओके, परफेक्ट परफेक्ट. ओके, सो आप सबका यस है, तो पहले इसे हम समझते हैं और उसके बाद फिर आगे और समझने की कोशिश करें. सबसे पहली जो चीज हमें समझनी है वो क्या है, वो है आपके लंग्स का स्ट्रक्चर. राइट, उसे आप बहुत समझिए और वो आपको बहुत आसानी से फिर बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली लंग्स होता क्या है और किस तरीके से काम करता है. लंग्स, फेफड़े, उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना. राइट, आई एम श्योर ये चीजें आपको पता है. To inhale, air moves जब हम freely through एयर your को trachea इनहेल or करते हैं, राइट, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर कहाँ से जाती है, आपके ट्रैकिया से. ये शब्द नोट कर लीजिए, ये शब्द आपकी मदद करेंगे. राइट, ट्रैकिया. ट्रैकिया ये एक पाइप है जिससे कि जो है श्वास आप एयर आपके अंदर जाती है. जैसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं. अब ये जो विंड पाइप है, राइट, ये आगे जाकर दो भागों में बट रहा है. राइट, जो लार्ज ट्यूब जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियाई. क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई. आपने सुना होगा ब्रोंकियाइटिस, अस्थमा को ब्रोंकियाइटिस भी कहते हैं, है ना. सुना है, ब्रोंकियाइटिस की प्रॉब्लम होगी, ब्रोंकाई. ये क्या है, ट्रैकिया, विंड पाइप, और उसके बाद वो दो भागों में बट गया जिसे हम कहते हैं ब्रोंकिया. राइट, आप इसको बहुत आसानी से इमेजिन कर सकते हो पेड़ की तरह. एक पेड़ का तना है, राइट, तना दो भाग में बट गया और उसके बाद वो और छोटे छोटे भागों में बट गया. जैसे जड़ें होती है ना, जड़ें इमेजिन कर सकते हैं आप, जड़ों की तरह दिख रहे हैं आगे के पार्ट. चलिए देखते हैं वो कैसे है और उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई. अब ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे पार्ट में बट गया जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स. तो आपने क्या इमेजिन करना है, आपने इमेजिन करना है एक पेड़ का तना, तना दो भाग में बट गया, ट्रैकिया दो पार्ट में बटा, ब्रोंकियाई, और उसके छोटे छोटे पार्ट जड़ों की तरह जो दिख रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स. राइट, जड़ों की तरह दिख रहे हैं ना ये, यस और नो. मतलब मुझे तो जड़ों की तरह दिखते हैं, आपको कैसे लगते हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ. राइट, डॉक्टर संदीप सिंह जी कह रहे हैं ब्रोंकियाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया. राइट, सो वी आर सो लकी कि हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ज्वाइन हैं, जैसे डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह भी हमारे साथ हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड होपफुली आज मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो सही है, बिकॉज आई हैव सो मेनी ऑफ डॉक्टर्स, सो थोड़ा सा मैं भी डरी हुई हूँ. सो अगर मैं कहीं गलत होंगी सर तो प्लीज हेल्प मी. परफेक्ट परफेक्ट, क्लियर, आप सबको भी वही दिख रहा है. अब
ये जो ब्रोंक्यूल्स जड़े की तरह दिख रहे थे आपको, अब इनमें एक छोटे छोटे से सैक्स लगे हैं जिन्हें हम कहते हैं एवलॉय, राइट? क्या कहते हैं? एवलॉय, या बलून की तरह इमेजिन कर सकते हैं। किसकी तरह इमेजिन कर सकते हैं? गुब्बारे की तरह, राइट? गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारे होते हैं ना, सिकुड़ते फूलते, जब आप गुब्बारों को फुलाते हो छोटे छोटे गुब्बारे लगे हुए हैं उन जड़ों के आगे, वो क्या कहला रहे? एवियोय। इन एवियोय के चारों ओर स्मॉल कैपलरीज हैं। कैपलरीज जो ब्लड जिसमें फ्लो करते हैं, राइट? क्या है? चारों ओर कैपलरीज हैं एवलॉय के। एवलॉय को मैंने आपको कैसे बोला था इमेजिन करने के लिए? एवलॉय एक छोटे छोटे सैग्स हैं जिनको आप इमेजिन कर सकते हो किसकी तरह? बलून की तरह। देखिए वो किस तरीके से जब आप श्वास लेते हो लंग्स में एयर जाती है तो वो बढ़ते और सिकुड़ते। ध्यान से देखिएगा। And finally, into tiny sacs called alveoli. देखिए सिकुड़ रहे हैं, बढ़ रहे। Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. क्लियर? यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? एवलॉय तक, राइट? बलून की तरह सिकुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो आप एयर ले रहे हो, राइट, श्वास ले रहे हो, वो उनमें प्रवेश कर रहे हैं और उनके चारों ओर क्या है? कैपलरीज। Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries. कैपलरीज हैं जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रही हैं, राइट? ऑक्सीजन को एयर से लेती हैं ये कैपलरीज जो आप श्वास के द्वारा लेते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से जो कैपलरी में होता है वो एवलॉय में आकर के उसके थ्रू बाहर निकल जाता है, राइट? जो आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यही काम होता है, राइट? यही काम होता है लंग्स का, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो एक्सपांड करते हैं, बड़े होते हैं जब एयर जो है आपकी गर्म होती है, मॉइस्चर होती है, किसी तरीके का इरिटेंट नहीं होता, यानी कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो एलर्जी कॉज कर सके या प्रॉब्लम कर सके, राइट? लेकिन अगर इसमें ऐसा कोई सब्सटेंस है जो एलर्जी कॉज कर रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें क्या होंगे? एलर्जेंस कॉज करेंगे। एलर्जेंस वो जो आपके एलर्जी को कॉज करेंगे, राइट? अब उसकी वजह से क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सिकुड़ रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। लेकिन अब जब एयर ठंडी है, सूखी है, या उसमें इरिटेंट्स हैं या ऐसी कोई चीज है जो एलर्जी कॉज कर रही है, तो आपके ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ब्रोंक्यूल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी वो सिकुड़ जाएंगे, राइट? अगर आपको अस्थमा है तो क्या होगा? जो एयरवेज है, देखिएगा एयरवेज नॉर्मल केस में कैसे हैं? एकदम सिंपल, राइट? पाइप की तरह मैंने आपको बोला था इमेजिन करिए, राइट? पाइप अगर इस तरीके से है तो आराम से जो है चीजें पास आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये अंदर से सिकुड़ गया है, राइट, क्योंकि अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो क्या होगा? इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, मसल्स क्या हो जाएंगे? वो सूज जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, और उसकी वजह से वो सिकुड़ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से एयर प्रॉपरली पास नहीं कर पाएगी, राइट? और कुछ चीजें हैं जो आपको इन चीजों को कॉज कर देती हैं या ओवर रिएक्ट करने के देते हैं। अब ये सिकुड़ गया तो क्या होता है? आपको श्वास लेने में दिक्कत आने लगेगी और आपको क्या हो जाएगा? अस्थमा का अटैक हो जाएगा। अब अस्थमा का अटैक हर किसी में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में आउटडोर सब्सटेंसेस की वजह से होता है, जैसे कि पॉलन, आपने देखा होगा, जैसे बैंगलोर में ये प्रॉब्लम बहुत है, राजस्थान में खास तौर से जोधपुर में ये प्रॉब्लम है अभी कि जो है पॉलन बहुत ज्यादा होते हैं। जयपुर में जब लोग नए शिफ्ट करते हैं तो उन्हें पॉलन की प्रॉब्लम आती है, पॉलन अटैक हो गया। बैंगलोर में, राइट, आपने सुना होगा इन चीजों को कि पॉलन का अटैक है या पॉलन बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से अस्थमा, सर्दी जुकाम रहता है। स्मोक की धुआं जहां पर है, कुछ लोगों को उनकी दिक्कत होती है, उनको ट्रिगर कर सकते हैं। पोल्यूशन की वजह से ये प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। ठंडा मौसम है उसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकती है प्रॉब्लम, राइट? इंडोर हमारे घर के अंदर भी कुछ होते हैं, जैसे कि मोल्ड है, पेट्स की वजह से, माइट्स, डस्ट की वजह से, कॉकरोच ड्रॉपिंग्स की वजह से भी कई लोगों को अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, राइट? कई लोगों को खाने की एलर्जी होती है। अक्सर ये एलर्जी कैसी होती है? फिश, मछली की, या सेल फिश की, एग्स की, पीनट्स की,
सोयाबीन की, इन सब चीजों की एलर्जी हो सकती है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिस केस में हो जाता है, जैसे कि श्वास संबंधित कोई दिक्कत है। अभी आप लोगों में ये कोविड के केस में लोगों को श्वास लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता जा रहा था, राइट। सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्ट्रेस, अगर बहुत ज्यादा तनाव में, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत ज्यादा रो रहे हैं या बहुत ज्यादा होता है तो भी अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। बहुत एक्सरसाइज कर ली है तो भी ये चीजें। सिम्टम्स क्या क्या होगी? कफिंग, खांसी आएगी, वीजिंग, सीटिंग जैसा सुनाई देगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट जो है वो टाइट से लगेंगे, राइट। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को सारी चीजें? यस और नो? आगे बढ़े, इस वीडियो को आगे देखने समझने की कोशिश करें। ओके, पॉलन मतलब होता है पराग, राइट, जिनसे कि जो है नए पौधे बनते हैं, राइट, फूल को निर्माण करने में होता है। सो दैट इज कॉल्ड पराग। और इससे ज्यादा हिंदी मैं भी नहीं बता पाऊंगी सर पॉलन की, राइट। ओके, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का वीडियो आप सब देखिए, राइट, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट अ सेकंड। The muscles around your airways tighten, and the airway wall becomes more swollen. Your airways also produce thick mucus that narrows them even more, making it hard for you to breathe. If you have asthma, your doctor may prescribe medications to reduce inflammation in your airways, constriction of the muscles surrounding your airways, or mucus secretion in your airways. During an asthma attack, you may need to use a short-acting rescue medication called a bronchodilator. This medication causes your airway muscles to relax quickly and provides symptom relief within minutes. Since there is no cure for asthma, the goal is to prevent you from having asthma attacks by using long-acting anti-inflammatory control medications. If you take them every day, they will reduce the inflammation of your airways, making them less sensitive to triggers of asthma attacks. ओके, सो आपने वीडियो देखा, कैसा लगा? कुछ कुछ चीजें समझ में आई? चलिए अब हम एक चीज समझते हैं, ब्रोंकियोस्पाज्म किसे कहते हैं। सो ब्रोंकियोस्पाज्म के केस में क्या होता है, जो मसल्स हैं एयरवेज के चारों ओर वो टाइट होने लगती हैं। इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से वो और ज्यादा सूजती जाती है, और ज्यादा थिक म्यूकस कव जमने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको श्वास लेने में और ज्यादा दिक्कतें आने लगती है। कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली दिक्कत आने लगेगी। अस्थमा के केसेस में जो डॉक्टर्स जो हैं प्रिस्क्राइब करते हैं अक्सर कई तरह की, वो इन्फ्लेमेशन को कम करना मेन कारण कोशिश करते हैं, मसल्स जो टाइट हो गई हैं एयर वॉल्स पे उसको रिलैक्स करना और बेहतर। अस्थमा के अटैक के दौरान कई बार रेस्क्यू मेडिसिन आपने देखा होगा, पंप लेने के लिए सलाह दिया जाता है। ब्रोंकोडाइलेटर, ऐसी चीजें हमें लेनी चाहिए जो क्या हो, ब्रोंकोडाइलेटर हो। ये क्या करेंगी, एयरवेज के मसल्स को रिलैक्स करेंगी, आपको सिम्टम्स को तुरंत आराम दिलाने में मदद करेंगी। चूंकि ये क्या करेंगी, धीरे धीरे उसको खोल देंगी, जो टाइटनेस आ गई है मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करेंगी। एक खास बात देखिएगा, अस्थमा का आज सच कोई क्योर नहीं, आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। सो उसके लिए क्या कहा जाता है, आपको मेडिकेशन लेने के लिए या पंप लेने के लिए सलाह दी जाती है, जो आपको थोड़े समय के लिए तो रिलैक्सेशन देता है। और ये क्या करता है, अगर आप एवरीडे लेते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने लगता है और आपको सेंसिटिव अटैक से, अस्थमा अटैक से बचाता है, राइट। सो यहाँ तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई?
रवीश जी, आपके सवाल का जवाब, आई एम सो सॉरी, आपको इस सेशन में नहीं मिल पाएगा। एग्री का सेशन जब भी हो सर, तो प्लीज आप उसे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये तो हेल्थ सप्लीमेंट का सेशन है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट के रिलेटेड जानकारी मिल पाएगी। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि बाजरा में क्या उपयोग करते हैं सर, ये मैं नहीं बता पाऊंगी, राइट। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। आप एग्री का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अस्थमा में क्या देना है सर, वो मैं बता पाऊंगी, राइट। सो चलिए आगे देखते हैं। अस्थमा, जिसे हम सीओपीडी भी कहते हैं, तो कई बार आपके जो है पर्चे पे सीओपीडी लिख सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये क्या चीज है, दोनों एक ही चीज है, राइट। इसमें करना क्या क्या है, इसमें जो है आपने मेडिटेरियन डाइट को फॉलो करना है, वुडन डाइट ले सकते हैं, वेस्टर्न डाइट और फास्ट फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना है। एंटीऑक्सीडेंट रिच लेनी है चीजें, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, फ्लेवोनॉइड्स लेना है। अदर न्यूट्रिएंट में खास तौर से विटामिन डी पे फोकस करना है। वेट को मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना ओवर वेट होने की जरूरत है और ना अंडर वेट, राइट। सो आपका वेट भी मेंटेन होना चाहिए। कुछ न्यूट्रिएंट पोषण जिनका खास ध्यान रखना है अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है। देखिए, आप प्रोडक्ट तो बताते ही हैं, प्रोडक्ट तो आप बताते ही हैं, साथ ही साथ आप उनको पोषण भी सजेस्ट करिए, राइट। या कोई प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, उसमें क्या खासियत है, वो भी उन्हें बताइए, जिससे कि क्या होगा, ऑब्वियसली उनको भी नॉलेज अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। और जब आप कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट दोगे तो रिजल्ट भी बेहतर मिलने में आपको मदद मिलेगी, राइट। चलिए, सो एंटीऑक्सीडेंट रिच, विटामिन ई, विटामिन सी रिच, विटामिन डी आपने देना है, मैग्नीशियम आपने देना है, पोटाशियम और कैल्शियम, ये कुछ चीजें हैं जो आपने जरूर देना है, जो आपको मदद करेगी। अब कैसी डाइट होनी चाहिए, तो फूड जो अलाउड है, फल सब्जियां ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स, ऑलिव ऑयल, ऑयली फिश, ये ले सकते हैं, अनटिल अनलेस किसी फूड की एलर्जी ना हो, खाने की एलर्जी ना हो। जैसे कुछ लोगों को मैंने बताया था मछली से एलर्जी, राइट। जो आपको बहुत ज्यादा मॉडरेट में लेना है वो है वाइन, डाइटरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने जो है मॉडरेट में लेना है, फिश, पोल्ट्री, नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, खास तौर से रेड मीट या क्यूर्ड मीट आपको अवॉइड करना है। रिफाइंड ग्रेन्स को ले आपको जो है अवॉइड करना है, मैदा वाली चीजें अवॉइड करनी है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है। फ्रेंच फ्राइज या ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करिए, उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, टोन चीजें ले सकते हैं, बिना मलाई युक्त वाली चीजें ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, आपके अस्थमा को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। चलो, फूड्स, अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो नेचुरल तरीके से आप उन्हें क्या क्या दे सकते हो, अदरक, लहसुन, हनी, फिनल, सौंफ, ड्राई फिक्स, सूखे हुए अंजीर, ऑनियन, पेपरमेंट्स और क्लोव ऑयल, ये कुछ चीजें हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं। घर में याद करिए, जब भी कि किसी को श्वास संबंधित दिक्कत होती थी तो काढ़ा पीने के लिए बोला जाता था, उसमें खास तौर से अदरक डाला जाता था, शहद डाला जाता था, तो इस तरह की चीजें आप दे सकते हैं। मेडिटेरियन डाइट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली मेडिटेरियन डाइट में होता क्या है, इसमें फल, सब्जियां, दालें, अनाज अच्छी मात्रा में होता है, रेड मीट यानी चौपाए वाले जो मीट है वो कम होता है, फिश कंट्रोल, एग मतलब नॉन वेज आइटम कम लेना होता है आपको। रेड वाइन जो है अनदर कंपोनेंट ऑफ दिस। ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करिए। मेडिटेरियन डाइट का फायदा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है और एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। प्रूडेंट डाइट में क्या होता है, फल, सब्जियां, दालें, फिश, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना, आपने बहुत ज्यादा फैट वाला डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना, यानी फुल क्रीम मिल्क नहीं लेना या फुल क्रीम मिल्क से बनी हुई कोई चीजें नहीं लेना। फैट के अमाउंट को आपने कंट्रोल करना है। तो ये क्या करेगा, फैट को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन को बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरह की दो डाइट आप ले सकते हैं। होम रेमेडीज की बात करें तो जिंजर लेमन टी आप दे सकते हैं, काढ़ा दे सकते हैं आप, कॉफी बहुत अच्छा होता है रिलैक्स करने में, या फिर आप चाय बना सकते हो, राइट। तुलसी, अदरक जैसे हमारे घरों में अक्सर बनती है, तो इस तरह की चाय आप दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा एल्डरबेरी सिरप दे सकते हैं।
अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्स की कि कौन कौन से ऐसे वेस्टीज के खास सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें आप सलाह दे सकते हैं। तो सबसे पहला एक सप्लीमेंट जिसे जरूर देना है वो कौन सा है, रेस्पोकेयर। कौन सा एक प्रोडक्ट जिसे जरूर देना है वो कौन सा है, रेस्पोकेयर। एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आपने रेस्पोकेयर देना। रेस्पोकेयर की अगर मैं बात करूं तो इसका ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट है। अभी वीडियो देखा था ना आप लोगों ने ब्रोंको डायलेटर के बारे में, मैंने आपको बताया था क्या करता है ब्रोंको डायलेटर, फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, राइट। जो ब्रोंकिस सिकुड़ गए हैं उनको रिलैक्स कर देता है। तो आपके रेस्पोकेयर का इफेक्ट कैसा है, ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट है, राइट। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कफ को झड़ने में मदद करता है, म्यूकस जो जम गया है उसको तोड़ने में मदद करता है, पुराने से पुराने अस्थमा या फेफड़े अगर कमजोर हो गए हैं तो उनको मजबूती करता है, बार बार होने वाले इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। तो रेस्पोकेयर एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। क्लियर। इसके साथ साथ नोनी, नोनी भी आपके लंग्स को बहुत बेहतर करता है। नोनी की अगर आप फोटो देखोगे तो नोनी कैसे दिखता है, नोनी आप ध्यान से देखो तो मुझे तो वो फेफड़ों की तरह दिखता है, कोशिकाओं में छिद्र की तरह, और कैसे दिखता है, फेफड़ों की तरह दिखता है। लेट मी शेयर द पिक ऑफ नोनी, जस्ट अ सेकेंड। आप सबके साथ में पिक्चर शेयर करती हूँ नोनी की, तो शायद से आप और बेहतर तरीके से उसे जान पाए। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। सो आप नोनी की फोटो देखो, कैसा दिखता है आप लोगों को। दिस वन देख सकते हैं आप, दिख रहा है आप सबको, जरा इमेजिन करके बताइए किस तरीके से दिख रहा है आपको ये नोनी। जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए नोनी कैसा दिख रहा है आप लोगों को। कुछ कुछ शरीफे जैसा सौरभ जी बता रहे होंगे, लंग्स की तरह भालमीत कौर, यस, फेफड़ों की तरह कुछ कुछ नहीं रिजेंबल कर रहे, राइट। तो फेफड़ों के लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि कहते हैं जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है ना, जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। जैसे कि अखरोट कैसे दिखता है, अखरोट आपका दिमाग की तरह दिखता है, दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। किडनी बीन्स किडनी के लिए अच्छे, किडनी की तरह दिखते हैं, किडनी के लिए अच्छे माने जाते हैं। गाजर के पतले स्लाइस करते हैं हम तो वो आंखों की पुतली की तरह दिखते हैं, आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं। वैसे ही ये लंग्स की तरह दिख रहे हैं नोनी, और ये लंग्स के लिए अच्छे हैं, राइट। सो आप नोनी दे सकते हो, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। इसके अलावा गैनोडर्मा, गैनोडर्मा एक तरीके का मशरूम होता है जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बेहतर करने में मदद कर सकता है, कोशिकाएं बेहतर तरीके से ऑक्सीजन को जॉब कर सकती है, तो बहुत अच्छा है, आप उसे दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप एलोवेरा दे सकते हैं, एलोवेरा जो ओवरऑल वेलनेस देने में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ करक्यूमिन प्लस, करक्यूमिन प्लस क्या करेगा, ओके स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। करक्यूमिन प्लस क्या करेगा, करक्यूमिन प्लस जो सूजन आ गई है, मैं आपको बार बार बता रही थी अस्थमा की प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रही है, सूजन हो जा रही है, कफ जम जा रहा है, राइट। सो इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने में मदद करेगा, राइट, सूजन को कम करने में मदद करेगा। आंवला विटामिन सी रिच प्रोडक्ट है, आपको खासतौर से विटामिन सी लेने के लिए कहा जा रहा है, राइट। आपने देखा कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन सी, तो आप आंवला दे सकते हो।
सीबकथॉन क्या कर रहा है, इसमें 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स है, बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, जिंक है इसमें, विटामिन सी है इसमें, जो ओवरऑल वेलनेस देने में मदद करता है। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रम, आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है, किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो रही है, डस्ट एलर्जी हो रही है, या कोई भी एलर्जी है, एलर्जन से बचाने में हमें मदद करेगा। सो एलर्जी में हमें कौन मदद करेगा, कोलेस्ट्रम। तो अगर एलर्जी की वजह से अस्थमा का अटैक आता है तो आप क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं कोलेस्ट्रम। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, मैम ये तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, क्या करेंगे। देखिए कुछ मेन सप्लीमेंट है जो आपने देना ही देना, राइट। कौन कौन से, रेस्पोकेयर आपने जरूर देना है, नोनी आपने जरूर देना है, करक्यूमिन आपने जरूर देना है, राइट, और आपने आंवला जरूर देना है। अगर एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोलेस्ट्रम जरूर देंगे, खास तौर से 12 साल के कम उम्र में बच्चों को जो दिक्कतें हो रही होती हैं, राइट, 12 साल के कम उम्र में जो बच्चों को दिक्कतें हो रहे होते हैं, सो उस केस में आपने कोलेस्ट्रम जरूर देना है, क्योंकि 3 साल से लेकर के 300 साल की उम्र तक आप कोलेस्ट्रम दे सकते हो, राइट, बशर्ते किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी की किडनी में कोई समस्या है तो आपने कोलेस्ट्रम नहीं देना, राइट। अगर किडनी में समस्या, आपने नोनी नहीं देना। क्लियर। सो रेस्पोकेयर, नोनी, करक्यूमिन एंड आंवला, कोलेस्ट्रम, ये प्रोडक्ट हमने जरूर देना है। इसके साथ साथ आप गैनोडर्मा, एलोवेरा और सीबकथॉन ऐड कर देते हो तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। क्लियर। सो यहाँ तक हमने जितनी भी बात करी प्रोडक्ट के बारे में, होपफुली आप सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है, यस और नो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगली बार अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आएगी तो क्या आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, क्या प्रोडक्ट बता पाएंगे, क्या आप ये समझा पाएंगे कि अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या कारण है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। परफेक्ट, परफेक्ट, रियली प्राउड ऑफ यू, राइट। ओके, इसके साथ साथ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी टेलीग्राम का लिंक और साथ ही साथ अपनी मेल आईडी। मुझे चैट बॉक्स में एक क्वेरी आ रही थी जो कि अस्थमा से रिलेटेड नहीं थी, सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे मेल कर दीजिए आपकी जो भी क्वेरी है, राइट। आप सबके जो भी सवाल हैं वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप से रिक्वेस्ट है कि ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे भी आप जरूर से ज्वाइन कर लें इस टेलीग्राम लिंक को। फायदा क्या होगा, जिससे कि आप सबको पता चलता रहे कि मेरी कब कौन सी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग को ज्वाइन करके आप सेशन का पूरा लाभ उठा सकेंगे, राइट। सो आप बेहतर तरीके से सेशन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग, जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ज्यादा ही हम आगे बढ़ेंगे, और अगर लर्न ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ मैं चैट बॉक्स में आप सबके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मीटिंग का फीडबैक जरूर भर दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, राइट, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के सेशंस हम आपके लिए लाए वो भी आप नोट कर सकते हैं। सो होपफुली ये सेशन आप सबके लिए फ्रूटफुल रहा हो। मैं आपके साथ 2 लिंक और शेयर कर रही हूँ। कई लोगों की क्वेरी है, अस्थमा का जो वीडियो मैंने आप सबके को शो किया है मैं उसका लिंक शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। आप इस लिंक को दोबारा देख सकते हो जिससे कि आपको बेहतर तरीके से अस्थमा के बारे में समझ में आए। इसके साथ साथ YouTube पर भी ये सेशन लाइव था, तो अगर आपसे ये सेशन मिस हुआ है, आपकी टीम से मिस हुआ है, सो आप उन्हें इस मीटिंग का लिंक भेज सकते हो जिससे कि वो इस मीटिंग को अटेंड कर सके और वापस से अस्थमा के बारे में समझ सके। और इनकेस अगर डाउट है या कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, राइट। सो आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ आज की मीटिंग का YouTube लिंक। तो आप इसे अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करिए जिससे कि मैक्सिमम लोग इस सेशन को समझ पाए, जान पाए, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम से बच पाए।
बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो कोलेस्ट्रम जरूर से दीजिए उनको, इम्यूनिटी को उन पे काम करिए। मॉनसून के सीजन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इम्यूनिटी को खास तौर से बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जो आपको सप्लीमेंट्स बताए, मैंने कुछ सप्लीमेंट बताए, इसके अलावा प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे कि स्पायरुलिना, मैम स्पायरुलिना नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपके प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप बिल्कुल स्पायरुलिना दे सकते हैं। आप बिल्कुल अदर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, राइट। सो मैंने आपको कुछ मेन प्रोडक्ट बताए हैं, आप प्रोस्पेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार अदर प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। दिव्या जी का सवाल है, क्या अस्थमा कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है? मैम काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है, राइट। आप ठीक कर सकते हो उसको अगर आप सही चीजों पर ध्यान दो। पर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पुरानी है तो ऑब्वियसली आपको टेक केयर करना पड़ेगा। सुरेंद्र जी मेल आईडी शेयर किया है, प्लीज मेल कर दीजिए। और प्रेगनेंसी में हम कोई एज अ कंपनी ऑफिशियल कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करते, राइट। एज अ कंपनी ऑफिशियल हम प्रेगनेंसी में कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करते। हम कहते हैं गो फॉर डॉक्टर रिकमेंडेशन, डॉक्टर जैसा कह रहा है, जो कह रहा है वो आप करिए, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड होपफुली आप सबने फीडबैक फॉर्म जरूर से भर दिया होगा। और टेलीग्राम लिंक आप सबके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं आप सबके साथ चैट बॉक्स में भी शेयर कर दे रही हूँ टेलीग्राम लिंक एंड माय मेल आईडी। सो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से फायदा आपको ये मिलेगा कि मेरी कौन सी मीटिंग कब हो रही है वो आपको पता होगा, जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विश यू वेल। मिलते हैं हम सब अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। और शाम को 5 बजे सेशन होने वाला है आज वुमेन्स हेल्थ का, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डू ज्वाइन दैट सेशन राइट, शाम के 5 बजे। थैंक यू, टेक केयर, विश यू वेल।